हेलो फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नई भर्ती फिर से आ चुकी है। हालांकि आपको इसके बारे में पता लग गया होगा क्योंकि ये 13/12/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। और आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी का रिक्रूटमेंट जारी किया है। टोटल इसमें पोस्ट देखोगे तो 575 टोटल पोस्ट है। थोड़ी सी पोस्ट पिछली बार के कंपैरिजन में कम पोस्ट है क्योंकि देखो बैक टू बैक भर्ती आ रही है। ये तो अनएक्सपेक्टेड थी, पता भी नहीं था कि इस तरह की भर्ती आ सकती है। 2020 में भर्ती आती है, 2020 में जिसमें मेरा सिलेक्शन होता है। उस टाइम पर लगभग 1900 या कुछ हज़ार के लगभग पद थे। उसके बाद में 2023 में फिर से जून में फिर से वैकेंसी आती है और अभी 2024 में फिर से भर्ती आ जाती है। तो बैक टू बैक भर्ती आ रही है। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से पद जरूर कम आए हैं। ईएफएम में मैं ईएफएम से ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पर ईएफएम में देखोगे तो आप 8 पोस्ट है और व्यवसाय प्रशासन में 10 पोस्ट है और आप देखोगे एबीएसटी में टोटल 17 पोस्ट है और टोटल इनको देखोगे कॉमर्स में तो 35 पोस्ट है। अब देखो पोस्ट ज़रूर कम है, 35 पोस्ट थोड़ी कम है, लेकिन इसका रीज़न ये है कि आप देखोगे गाँव में जो स्टूडेंट है वो कॉमर्स आजकल कम ले रहे हैं, बहुत कम हो चुके हैं गाँव में। एग्रीकल्चर ले लेंगे गाँव का स्टूडेंट या फिर साइंस ले लेगा या फिर आर्ट्स ले लेगा, लेकिन कॉमर्स कम लेते हैं। शहर में तो फिर भी लेते हैं लेकिन गांव में कम लेते हैं। इस वजह से गांव के जो कॉलेज हैं वहां पर कॉमर्स की पोस्ट नहीं रही और इसी वजह से कॉमर्स की क्या हो रहे हैं, पोस्ट धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसीलिए 35 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी आई है। अब यहाँ पर देखो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक एज लिमिट देख लेते हैं। देखो एज लिमिट आपकी है 21 से लेकर के 40 साल तक और ये 1 जुलाई 2025 को देखी जाएगी। 1 जुलाई 2025 को मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। आप अप्लाई कब कर सकते हो? आप अप्लाई कर सकते हो 12 जनवरी से 2025 से फार्म ओपन होंगे और लास्ट डेट है 10 फरवरी 2025 तक। अब इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखो इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ना वो है पीजी प्लस नेट और पीजी में आपकी होनी चाहिए 55%, 55% होनी चाहिए पीजी में। और जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी उनको 5% की इसमें छूट दी गई है। तो पीजी और नेट ये होना जरूरी है आपके। अब एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि सर वो पीजी में ही है, तो उन्होंने पूछा कि मैं पीजी में हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या। तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं, सभी को फ़ायदा हो जाता है, सभी को पता भी लग जाएगा। क्योंकि कई बार होता है कि हमें पता नहीं लगता इन चीज़ों का और हम सोचते हैं कि अभी तो हमारे पीजी चल रही है, नेट भी नहीं हुई तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी कैसे बन सकते हैं, है ना। और फिर कुछ सालों बाद में जब हमें पता लगता है कि अब उस वैकेंसी के लिए भी हम अप्लाई कर सकते थे, हम एलिजिबल थे, तो फिर बड़ा दुख होता है कि काश तैयारी कर लेते तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते। क्योंकि ये वैकेंसी टाइम बाद में आती है। अभी तो फिर भी बैक टू बैक आ रही है, लेकिन जनरली आप देखोगे तो इससे पहले 2014 में भर्ती आती है जो 2018 में कंप्लीट होती है, फिर 2020 में आती है, वो 2023 में कंप्लीट होती है। तो कंप्लीट होने में 3-4 साल लग जाते हैं और 4-5 साल से आती है। लेकिन अभी तो देखो आप बैक टू बैक भर्ती आ रही है, तो ये बाद में फिर इस चीज़ का रिग्रेट होता है, पता ही नहीं रहता है कि हम अप्लाई इसके लिए एलिजिबल थे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि जो भी पीजी में है, पीजी फाइनल ईयर में है, वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजी फाइनल ईयर वाले सभी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो एलिजिबल है, उनके पास नेट नहीं है तो भी एलिजिबल है। लेकिन आपके पास में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है पीजी में 55% और आपकी नेट, ये आपके जब जिस दिन आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, उसके पहले दिन आपके पास में होनी चाहिए। यानी इंटरव्यू का जो फर्स्ट दिन होगा उसके दिन आपके पास में पीजी की डिग्री और नेट की डिग्री, पीजी की डिग्री 55% के साथ में, ठीक है, नेट की डिग्री, ये दोनों आपके पास में होनी चाहिए उस दिन। यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको इंटरव्यू के पहले दिन तक कंप्लीट कर लेनी है, उस दिन तक आपकी पीजी हो जानी चाहिए। तो अब देखो इंटरव्यू कब होगा, इसके इंटरव्यूज़ होने में इस पर टाइम लगेगा। अभी वैकेंसी आई है, इसकी एग्जाम होने में साल भर लगेगा, साल भर का टाइम मानो आप। 1 साल बाद में इसकी एग्जाम होगी, फिर उसके रिजल्ट आएंगे, फिर इंटरव्यू होंगे आरपीएससी में। तो इसमें लगभग 1.5 से 2 साल हम मान सकते हैं कि मिनिमम 1.5-2 साल लग जाएंगे। तो तब तक आपकी पीजी भी हो जाएगी और आपके पास में नेट भी आ जाएगी। अगर आप अच्छे से मेहनत करके तैयारी करोगे तो पीजी देखो साल में 2 बार आयोजित होती है। तो आपको अभी तो एक तो जनवरी वाला चांस मिल जाएगा, एक जून का चांस मिल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में आपको अगले साल दिसंबर में या जनवरी में जो होती है तो वो भी चांस मिल सकता है। तो 3-4 चांस आपको नेट के लिए मिल रहे हैं, तो आपका नेट भी क्लियर कर सकते हो आप। तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, जो भी पीजी के स्टूडेंट हैं वो इसके लिए सब अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि इसमें एग्जाम
सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले इसमें क्या होती है, रिटन एग्जाम होती है। ओके, रिटन एग्जाम होती है। रिटन एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 150 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट्स का होता है और 50 मार्क्स आपके राजस्थान का जीके का होता है। राजस्थान के जीके में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी, उसके अलावा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स और पॉलिटी, ये सारे जो भी है राजस्थान के संदर्भ में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। 50 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा जो सब्जेक्ट का पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा, 300 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, दो सब्जेक्ट में डिवाइड, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों ही सब्जेक्ट के हैं। 75 मार्क्स का पेपर 1 है और 75 मार्क्स का ही पेपर 2 है। ये दोनों एक ही दिन एग्जाम होगी, 3-3 घंटे की एग्जाम होगी और इसमें 5 सब्जेक्ट हैं और पेपर जो सेकेंड है उसमें भी 5 सब्जेक्ट है। 5-5 सब्जेक्ट इसमें है ना। तो 10 सब्जेक्ट हो गए आपके सब विषय के और 50 नंबर का हो गया आपके जीके, है ना। तो 150 मार्क्स के आपका विषय का पेपर होगा और 50 मार्क्स का आपका जीके का होगा। ऐसे टोटल 200 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा। रिटन जो एग्जाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, है ना। ऐसे नहीं कि आरएएस के जैसे आपको रिटन में लिखना होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे और उसके बाद में चॉइस नंबर का एंट्री होगा। इसके बाद में इंटरव्यू के लिए कट ऑफ जारी की जाएंगे और 24 मार्क्स का होगा आपका इंटरव्यू आरपीएससी में जो लिया जाएगा। फिर उसके बाद में इनको जोड़ा जाएगा तो 224 मार्क्स हो जाएंगे टोटल, चॉइस नंबर इंटरव्यू और 200 नंबर आपके रिटन टेस्ट के। 224 पर फिर आपकी क्या की जाएगी, मेरिट जारी की जाएगी। ओके, तो इस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या पढ़े। पहला तो ये है कि क्या पढ़े और फिर इसकी तैयारी कैसे करें। तो पहले मैं बात करूंगा कि क्या पढ़े, आपको क्या पढ़ना है। तो देखो, आपको जो कॉलेज में आपने बुक्स पढ़ी है ना, उन्हीं बुक्स को आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट के लिए बात करूंगा पहले मैं। सब्जेक्ट में आपने जो कॉलेज में बुक्स पढ़ी है वही बुक्स पढ़नी है। यानी कि जैसे मैं अभी एफएम पढ़ाता हूँ यहाँ पर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं आरबीडी की बुक से पढ़ा रहा हूँ। आरबीडी और जनरल सभी बच्चे आरबीडी की बुक से ही पढ़ते हैं। तो आरबीडी की बुक्स ही आपको पढ़नी है ना। आपके विषय में जो आपने कॉलेज में पढ़ा है, जिस राइटर की बुक्स आपके कॉलेज में चल रही है, तो वही बुक्स आपको फिर से पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आप कोई नया ऑथर की आप बुक्स पढ़ रहे हो, है ना। सब्जेक्ट में आपको वही पढ़ना है। जैसे ऐसे ही मैं फिर पीजी में जैसे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में मैंने टीटी सेठी की बुक्स पढ़ी थी कॉलेज में, जो शायद कल्याणी पब्लिकेशन द्वारा जारी हुई थी। तो वही टीटी सेठी की मैंने बुक असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए पढ़ी है और उस बुक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चन आए हैं उसमें उठ करके, है ना। तो वही बुक्स पढ़नी है जो आपके कॉलेज में चल रही है, जो आपने पहले पढ़ी है। नई बुक्स मत पढ़ना इसमें। और फिर उसके बाद में जीके की बात करूंगा, तो जीके में आपको ज़्यादा बड़ी या कोई बड़ी मोटी बुक नहीं पढ़नी है आपको, है ना। बुक्स का तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादा बड़ी बुक्स मत पढ़ना। बिल्कुल जो मीडियम साइज़ की बुक्स होती है ना वो पढ़ना, है ना। ज़्यादा बड़ी बुक्स ऐसा मत करना है कि 50 में से 50 ही नंबर लाने हैं इसमें, तो जीके में से कभी नहीं लाए जा सकते। जीके में से 50 में से 50 नंबर, है ना। तो ज़्यादा बड़ी बुक्स या ज़्यादा डिटेल में इतना डीपली इसमें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये जीके की बात होगी। अब फिर है कि पढ़ना कैसे है। तो देखो, अभी जैसे 10 विषय आपके सब्जेक्ट हैं, जीके के हैं, तो अभी आप सब्जेक्ट को अच्छा से मजबूत कीजिए, है ना। एग्जाम्स के टाइम में आप थोड़ा जीके को पहले स्टार्ट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट में ऐसा है कि आप 1 या 2 विषय को लेकर के स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आप सारे विषय या 3-4 विषय को एक साथ पढ़ रहे हो। एक ले लीजिए, अगर एक में आपको थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा है तो आप 2 विषय ले लीजिए, 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। उन 2 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। वो जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप तीसरा सब्जेक्ट उठाइए। उससे एक तो क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए, है ना। तो मेरा भाई जैसे कि मैंने 20% मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, टोटल 10 विषय हैं। तो एक तो ये कॉन्फिडेंस आता है। और एक क्या होता है कि जो आप पढ़ोगे उसको फिर क्या होता है, रिवीजन करने में आसानी होती है, रिवीजन करने में, ठीक है। तो इस तरह से पढ़िए। अब पढ़ने का तरीका ये है कि आपको क्यूमुलेटिव पढ़ना है। मैं ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ मैंने खुद ने अपने जीवन में इसी तरह से पढ़ाई की है। मैं क्यूमुलेटिव पढ़ता था। क्यूमुलेटिव आप जानते हो, जैसे स्टैटिक्स में आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपन एफएम में पढ़ते हैं क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का मतलब है कि कोई जैसे पिछली वैल्यू है उसको ऐड किया, अब कोई नई वैल्यू आ रही है उसको फिर से ऐड कीजिए, तो ऐड करते हुए पढ़ना है ना क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव आपको पढ़ना है, क्यूमुलेटिव स्टडी कीजिए। यानी कि जो कल आपने पढ़ा है वो आपको आज याद रहना चाहिए, फिर कुछ नया और पढ़ दीजिए। ऐसा नहीं कि पिछला भूल रहे हो आगे पढ़ते जा रहे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। पीछे का भूलते जा रहे हो आगे पढ़ते जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। जो पहले पढ़ा है वो याद रहे, फिर उसके बाद में आपको कुछ नया पढ़ना है। तो इसके लिए ऐसा है कि आप 7 दिन में 6 दिन आप नया पढ़िए, 1 दिन आप उसी पुराने को रिविजन कीजिए। जैसे संडे का दिन आपने रख लिया कि मुझे रिविजन करना है, तो
6 दिन आप पढ़िए और 7वें दिन संडे के दिन जो पढ़ा है उसी को रिवीजन कीजिए, है ना। फिर अगले 6 दिन पढ़िए, फिर एक दिन रिवीजन के लिए ले लिए, ऐसे महीने 2 महीने तक चलाइए। फिर उसके बाद में आपको लग रहा है कि मेरा रिवीजन ठीक से नहीं हो पा रहा है एक दिन में, तो 2 दिन कर दीजिए। 5 दिन नया पढ़ना है, 2 दिन पुराना पढ़ना है, उसी को रिवीजन करना है। तो इससे क्या होगा कि आप रिवीजन करोगे ना तो उन चीज़ों को भूलोगे नहीं। एक जनरली एक वो कंसेप्ट होता है ना कि 21 दिन के अंदर अंदर अपन चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो भूलते नहीं है, है ना। और 21 दिन में हमने रिवाइज नहीं किया तो हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। तो बस वही है, आपको रिवीजन करते रहना चाहिए, है ना। रिवीजन करोगे तो वो याद रहेगा। अब कुछ नया पढ़ोगे तो उससे मतलब है, अगर पिछला भूलते जा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इससे। तो क्यूमुलेटिव मैं ऐसे ही पढ़ता था। मैंने लास्ट में क्या कर दिया था कि मैं 3 दिन पढ़ता था, 4 दिन रिवीजन ही करता था, क्योंकि रिवीजन के लिए चीजें ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आपको रिवीजन में फिर टाइम लगेगा। तो फिर जैसे शुरुआत में 1 दिन रखा आपने रिवीजन के लिए, फिर 2 दिन किया, फिर 3 दिन कर दीजिए, फिर 4 दिन रिवीजन कीजिए, 3 दिन नया पढ़िए, ऐसे पढ़ते रहिए, है ना। तो उससे आपको क्या है, सब चीजें याद रहेगी धीरे धीरे, है ना। चाहे भले ही अपन थोड़ा पढ़े लेकिन अपन कम कम से याद तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो पढ़ा है वो भूल गए तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो क्यूमुलेटिव पढ़िए। फिर पढ़ने का देखिए तरीका कैसे होगा। पढ़ने के लिए क्या होगा, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, है ना। और मैं कहूँगा कि हमेशा आपको लाइब्रेरी में ही पढ़ना है, घर पर पढ़ाई नहीं होती है। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। घर पे क्या होता है, मान लो कि कोई रिश्तेदार आ गया, पड़ोस का कोई व्यक्ति आके बैठ गया, उसने कुछ बात कह दी या उसने कोई गांव की घटना बता दी, आप उस पर विचार करने लगे, आप उस राजनीति में इन्वॉल्व हो जाते हो, है ना। और गांव में तो ये बहुत ज्यादा हो, गांव में तो हर एक व्यक्ति एक रिपोर्टर की तरह काम करता है। उसको 2-3 गाँव की खबर रहती है, और एक छोटी सी घटना भी हो जाएगी ना गाँव में, तो 3-4 गाँव के लोगों को उसको पता लग जाएगी, वहां पर आज ऐसे होगा, वहां पर ऐसे हो गया, उसने इसको ऐसे बोल दिया। शहर में से नहीं होता। शहर में तो पीछे वाली गली में कुछ हो रहा है उसका भी कोई पता नहीं रहता है ना, अपने काम से मतलब रखते हैं। तो गांव में क्या होता है, हर चीजों का ध्यान रखता है। आप उस राजनीति में इन्वॉल्व हो जाओगे, घर की राजनीति में इन्वॉल्व हो जाओगे, गांव की राजनीति में शामिल हो जाओगे। तो उन चीजों से बचना है। कुछ समय, कुछ टाइम के लिए अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए। आपको उन राजनीति से दूर रहना है, और वो तभी रह पाओगे जब आप या तो घर से आप छोड़ करके शहर में आकर के पढ़ाई कीजिए, या फिर अगर आप नहीं आ सकते तो घर में सुबह उठ के लाइब्रेरी के लिए निकल जाइए। गांव में आजकल हर जगह लाइब्रेरी है, सुबह जाइए लाइब्रेरी में और शाम को ही आइए लाइब्रेरी में, है ना। इससे क्या होगा कि आप घर की गांव की राजनीति से दूर रहोगे, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ोगे। फिर क्या होता है कि एक वातावरण वो काफी प्रभावित करता है हमें। अब लाइब्रेरी में जिधर देखोगे आप, आपको पढ़ते हुए दिखेंगे, है ना, चुपचाप पढ़ते हुए दिखेंगे, तो आपका मन ऑटोमेटिक करेगा पढ़ने के लिए। तो लाइब्रेरी सबसे बेस्ट है ना। हम मंदिर में क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं, मंदिर में एक शांति होती है, क्यों, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो उसी तरह आप देखोगे तो पढ़ाई में भी होती है। ऐसा नहीं कई व्यक्ति नहीं घर पे ही पढ़ लेंगे, घर पे नहीं होती है पढ़ाई। घर पे थोड़ा सा पढ़ोगे, बोर हो जाओगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बाहर उठ के चले जाओगे। लाइब्रेरी में से, लाइब्रेरी में आप जाना भी चाहोगे बाहर तो नहीं जा पाओगे, है ना। कई लाइब्रेरी होती है उनमें टाइमिंग सिस्टम चलता है। मैं इससे पहले क्लर्क था, क्लर्क की मैंने तैयारी की थी, तो मैंने राजपूताना लाइब्रेरी है वहां से की थी, जयपुर में है, कांटा चौराहे के पास में। राजपूताना लाइब्रेरी सुबह 7 बजे ओपन रहती थी, मैं 7 बजे जाके उसमें बैठ जाता था, और शाम को 10 बजे बंद होती थी। शाम को 10 बजे सबसे लास्ट में मैं ही निकल के आता था उस लाइब्रेरी से, है ना। और वो लाइब्रेरी चलती थी टाइमिंग से, जैसे 7 से 8 तक टाइमिंग ओपन है, 8 बजे आप एंटर कर दो। 8 बजे अगर आप एंट्री नहीं कर पाए तो फिर आप 10 बजे ही एंटर कर पाओगे। बीच में ऐसे नहीं कि बार बार गेट खुल रहा है, वो डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वो टाइम से चलती है। फिर 10 बजे 5 मिनट के लिए गेट खुलेगा, आपको बाहर जाना बाहर चली जाइए, बाहर वाले को अंदर आना अंदर आ जाइए। 1 बजे फिर से ओपन होती थी, फिर बंद होगी, फिर 1 बजे ही खुलेगी, ऐसे वो टाइमिंग से चलती थी। तो टाइमिंग वाली लाइब्रेरी में जाइए और अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दीजिए अपने आप को, है ना। पूरे डेडिकेशन से मन लगा करके पढ़ाइए कीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी जॉब है ना। और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा उनको रियल स्थिति बताना चाहूंगा मैं, कि देखो ये भर्ती बहुत बहुत अच्छी भर्ती है, बड़े पद, अच्छी पोस्ट है इसमें, लेकिन थोड़े से पोस्ट कम है, और आपके थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर देखो पिछले 2-3 सालों से बैक टू बैक भर्ती आ रही है, 2020 में आई है, 2023 में आती है। तो जो स्टूडेंट, जैसे मेरे साथ वाले के कोई स्टूडेंट थे, एक आधे नंबर से रह गए, तो वो फिर से तैयारी कर रहे हैं। तो आपका नए स्टूडेंट को उनको compete करना थोड़ा सा मतलब उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, है ना। हालांकि मैं आपको वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ, एक तरह से ये नहीं सोचे कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनका कंपटीशन है, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं 3-4 साल से। अब जैसे 2020 में भर्ती आई थी, है ना, उससे पहले 2014 में भर्ती आती थी। तो उस टाइम पर तैयारी करने वाले 2016 में उसकी शायद एग्जाम होती है, तो 3-4 साल बाद में कोई तैयारी नहीं करता है, तो सबके लिए सब नए से सिरे से स्टार्ट कर रहे थे तैयारी में, है ना, 2020 में। लेकिन अब जो आपको जो नए स्टूडेंट है उनके लिए ये है कि 2-3 सालों से व्यक्ति इसकी तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट 2020 वाले भी होंगे, कुछ 2023 में भर्ती आई है,
जिनका हो सकता है कि सिलेक्शन नहीं हो, अभी रिजल्ट उसके जारी हो रहे हैं, कुछ विषय के जारी हो चुके हैं, तो उनकी तैयारी अच्छी है, अच्छी तैयारी उनकी है, तो उनको आपको compete करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप उनसे काफ़ी पीछे हो, है ना? ऐसा हमारे 2020 वालों के साथ में नहीं हुआ था। 20 वालों को जैसे ही भर्ती आई, सबने स्टार्ट कर दी थी तैयारी। हालाँकि 20 में भी ऐसा नहीं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो पहले से तैयारी करते हैं, ऑफ सीजन तैयारी करते हैं, ऐसे भी होते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा आपको कॉम्पिटिशन ज़्यादा है आपके लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, नेट भी हो जाएगा, पीजी भी हो जाएगा आपका और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? यही मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ में कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और मेरे सहकर्मी बनेंगे, ठीक है? हालाँकि अभी मैं कॉमर्स कॉलेज में हूँ, जहाँ भी रहूँ आपके लिए वेलकम के लिए तैयार रहूँगा मैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए और मेरे सहकर्मी बनिए। थैंक यू, ओके, बाय। और कोई भी क्वेरीज हो, कॉलेज के कोई स्टूडेंट हो या जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट में आप पूछ सकते हो मुझे, मेरे से जो हेल्प होगी मैं आपकी, ठीक है? थैंक यू।